नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपकी मुलाकात करवाती हूं देश के बड़े न्यूज मेकर्स के साथ। बीच में सबको ऐसा लग रहा था कि कोरोना चला गया है, लेकिन होम मिनिस्ट्री के पास से एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये पता चल रहा है कि बच्चे तीसरी वेव से ज्यादा ग्रसित हो सकते हैं। और आपको बता दें कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है, तो उसने ये एक रिपोर्ट बनाकर दी है होम मिनिस्ट्री को। और ये रॉयटर्स ने करीब कुछ 40 एक्सपर्ट्स थे जिनसे बातचीत की है, और उसके बेसिस पर ये कहा गया है कि जो थर्ड वेव है वो 15 जुलाई से लेके अक्टूबर 13 के बीच में आ सकती है, और इसमें बच्चे सबसे ज्यादा ग्रसित हो सकते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत खास मेहमान, जो डायरेक्टर हैं, प्रोफेसर और हेड है डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक सर्जरी के कलावती सरन चिल्ड्रन हॉस्पिटल के। कलावती सरन वो हॉस्पिटल है जो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ है। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर योगेश सरीन। डॉक्टर सरीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्य हिंदी पर। डॉक्टर सरीन, पहले थैंक तो यू। आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या वाकई में जो ये तीसरी वेव बताई जा रही है कि ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा घातक हो सकती है, और जैसा कहा गया था कि सितंबर में ये जुलाई से शुरू होगी और ये अक्टूबर तक जा सकती है, तो आप कैसे देख रहे हैं बच्चे इस तरह इसमें किस किस तरह से इम्पैक्टेड होंगे? ये प्रिडिक्शंस जो होती हैं ये एपिडेमियोलॉजिस्ट करते हैं, बेसिकली रिप्रोडक्टिविटी रेट ऑफ द वायरस उसके बेसिस पे। और ये प्रिडिक्शंस होती हैं, अब कितने हद तक ये प्रिडिक्शंस सही निकलेंगी ये कहना मुश्किल है, बट ये पक्का है कि थर्ड वेव आ चुकी है या आ रही है। कुछ केरला में तो पक्का ये थर्ड वेव आ चुकी है और ये धीरे धीरे पूरे देश में फैलेगी। कैपिटल में भी कुछ हफ्तों में आने की उम्मीद है। और इसमें इस बार कहा जा रहा है पिछले कुछ महीनों से कि बच्चों को ये वेव ज़्यादा अफेक्ट करेगी। तो इस सारे माहौल में हम लोग काफ़ी चिंतित और भयभीत हैं। सेकेंड वेव ने सबकी कमर तोड़ दी थी, सिस्टम की भी, और बहुत सारी फैमिलीज ने अपने कोई ना कोई लव वंस खोया था। तो हम इस वेव के बारे में चिंतित हैं, काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हम इस थर्ड वेव को अच्छे से लड़ पाएंगे। देखिए डॉक्टर सरीन, जो बात एक जो नहीं लोगों को समझ में आ रही है कि अभी हाल में कुछ स्कूल्स को ओपन किया गया है, कॉलेजेस को ओपन किया गया है, और अगर बच्चे इतने ज्यादा वल्नरेबल हैं, अभी वैक्सीन भी नहीं आई हैं, सिर्फ एक जाइकोव डी का नाम समझ में आ रहा है कि अब वो 12 साल के ऊपर के लोग बच्चों को लगाई जा सकती है। तो ऐसे में पेरेंट्स इस समय अपने बच्चों को कैसे बचाएं? क्या उन्हें स्कूल अपने बच्चों को भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए? ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस समय सब पेरेंट्स के सामने। ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस तो सरकारें लेती हैं, तो इसके बारे में मेरा कुछ मत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें सोचनी चाहिए। वो ये कि 1.5 1 साल से हमारे ये बच्चे घरों में कैद हैं, इनको वैक्सीनेशन नहीं मिला है, इनको क्योंकि ये बाहर नहीं निकले हैं तो हर्ड इम्यूनिटी नहीं मिली है। नहीं तो ये माना गया है कि मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे अगर हम बाहर निकलते तो इनको माइल्ड इलनेसेस होती और प्रोबेबली इनकी कुछ इम्यूनिटी अपने से बिल्ड होती। और उसमें जो 100 में से कुछ बच्चे ही से 8 या 10% बच्चों को ही, जिनको कुछ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, चाहे वो 20 हैं चाहे वो डायबिटिक हैं, ऐसे बच्चों को ही सीवियर इलनेस होती। बट स्कूल बंद कर दिए गए, वो घर पे बैठे हैं, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता, उनको वैक्सीनेशन नहीं हुई है, तो डेफिनेटली उनकी इम्यूनिटी नहीं है। अब ऐसे में ये एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, बीच बीच में स्कूल खोले गए हैं, वो लोग स्कूल गए हैं और कुछ ही दिनों में पता चलता है कि उस फला स्कूल में 250 बच्चों को कोविड हो गया। वो बच्चों को तो माइल्ड इलनेस ही होती है और थर्ड वेव में भी शायद इन बच्चों को माइल्ड इलनेस ही होगी, बट वो जब घर आ जाते हैं तो वो अडल्ट को, स्पेशली जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, जो अच्छी उम्र के होते हैं, जिनको वैक्सीनेशन नहीं मिला, उनको इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो ये थर्ड वेव, और अगर हम अपने स्कूल वगैरह खोलते हैं तो ये सिर्फ बच्चों को नहीं, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनको भी इफेक्ट करेगा। ये सब चीजें मायने रखनी चाहिए। सरकार को लगता है कि अगर लॉकडाउन और कर्फ्यू
वगैरह बहुत लंबे खींचे जाएं तो एक देश की इकोनॉमिक जो हालत होती है वो काफी खराब हो जाएगी। उनकी अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें समझना चाहिए कि अगर हम ये एकदम से खोल देते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। एक ये भी नजरिया है कि आप स्कूल खोलिए और उसके बाद आप थोड़ा स्टडी करिए, और जिस जिस स्कूल में ज्यादा बड़े क्लस्टर्स 200-250 मरीज मानो एक साथ कोविड पॉजिटिव बच्चे निकल आए, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये एरिया में स्कूल खोलना ज्यादा खतरेमंद है, उनको इमीडिएटली बंद कर दीजिए। लेकिन यही है कि वो बच्चों का क्या करेंगे जो इन्फेक्ट हो गए और घर चले गए, और उन बच्चों में से भी उन बच्चों का क्या जिनको प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, जिनको सीवियर इलनेस होगी जस्ट लाइक एन एडल्ट। सेकेंड वेव में हमने इमेजिन नहीं किया था। आई थिंक सभी डॉक्टर से पूछ के देखिए, सभी यही बताएंगे कि उनकी सबसे असहाय स्थिति पूरी प्रोफेशनल लाइफ में तब हुई जब सेकेंड वेव आया, और उनको रोज के सैकड़ों हजारों फोन आते थे कि हमें आईसीयू बेड दिलवा दीजिए, ऑक्सीजन सिलेंडर दिलवा दीजिए। कुछ ज्यादा ऑर्गेनाइज भी नहीं थे हम शुरू में, मार्च 2021 की बात कर रहा हूँ, और सबको ना करनी पड़ती थी। मुझे कोई 100 फोन रोज के आते थे, तो 1-1.5 महीने में मेरे को 1,500 फोन आया होगा, क्योंकि मैं अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे रहा हूँ, नेटवर्किंग है। लेकिन मैं सिर्फ एक के लिए बेड अरेंज कर पाया आईसीयू में। आप समझ सकते हैं कि कितनी उसमें हमें तकलीफ और कितना हमें उसमें अपने आप को असहाय फील करते होंगे हम। लेकिन डॉक्टर सरीन, इस समय वाकई में आपसे समझना चाहेंगे कि बच्चों के लिए क्या वाकई में ये एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति है, और जो भी प्रिडिक्शंस आ रहे हैं जिसके बेसिस पे ये कहा जा रहा है कि बच्चे इसमें सबसे ज्यादा ग्रसित होंगे, तो ऐसा क्या हुआ है इस प्रिडिक्शन मॉडल में जो कि इसके पहले नहीं बोला गया था, लेकिन थर्ड वेव बच्चों को ही इम्पैक्ट करेगी? वो कैसे ये प्रिडिक्शन सामने आ रहा है लोगों के? नहीं नहीं, ये कहना गलत होगा कि थर्ड वेव सिर्फ बच्चों को इम्पैक्ट करेगी। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द पीडियाट्रिशियंस, जो कि उनमें से कई जो मेरे दोस्त हैं, डॉक्टर अरोड़ा हैं जो कि वैक्सीनेशन ड्राइव में काफी हेड कर रहे हैं गवर्नमेंट में, उन सब ने बार बार एक्सप्लेन किया कि ऐसा नहीं है कि इनका इंसिडेंस बच्चों में कुछ ज्यादा होगा, ये पहले वेव जैसा ही रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एडल्ट्स में, जैसे वी ऑल नो कि कुछ फर्स्ट वैक्सीनेशन हैज बीन गिवन टू वेरी लार्ज नंबर, और सेकंड वैक्सीनेशन भी कुछ करोड़ों में लोगों को दी जा चुकी है, जिसमें हमने देखा है कि अच्छी खासी इम्यूनिटी आती है। तो वो वैक्सीनेशन बच्चों को नहीं मिली है। तो जब ये लोग बाहर जाएंगे, घुलेंगे मिलेंगे स्कूलों में और बच्चों के साथ, तो पॉसिबिलिटी तो है कि उनको डिजीज घेरेगी, और उनमें से कुछ ज्यादा बीमार होंगे, who will require हॉस्पिटल एडमिशंस आल्सो, और जो कुछ जाके अपने ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स को ग्रसित करेंगे, स्पेशली दोज हु हैव नॉट टेकन वैक्सीनेशन। हमारे में से एडल्ट्स अभी भी हैं, या तो वो रिलक्टेंसी है या तो एपैथी है, मतलब कुछ तो सोचते हैं हमें लगवाना ही नहीं है कम वक्त में, और कुछ डरते हैं कि हम, और कुछ ये सोचने में लगे हुए हैं कि मैं ये लगवाऊं कि वो लगवाऊं। आज की तारीख में हमारे पास 7 डिफरेंट टाइप्स के वैक्सीनेशन हैं या शुरू होने वाले हैं। अब आप इसी में टाइम वेस्ट करते रहेंगे कि मुझे कोवैक्सीन लगवाना है या कोविशील्ड लगवाना है, तो इस चक्करबाजी में जो आप टाइम लूज करेंगे, या आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि आपको वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए। इट इज बीन प्रूव वर्ल्ड वाइड कि वैक्सीनेशन इज द ओनली वे टू गो। बट मोर देन वैक्सीन, वी ऑल नो कि जो कोविड बिहेवियर होना चाहिए वो जो हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। तो देखिए, जो भी रिजल्ट्स आएंगे या जो भी सरकारें कुछ कर रही हैं, सरकारें कौन चुनता है? हम ही लोग चुनते हैं ना। जैसे हम होंगे वैसे ही सरकारें होंगी। आप दिल्ली जैसे शहर में घूम के देख लीजिए, कुछ इलाइट एरियाज में, सेंट्रल दिल्ली में, लुटियंस दिल्ली में या साउथ दिल्ली में छोड़ दीजिए, आप नॉर्थ दिल्ली में जाइए, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जाइए, 90% आप लोग आप देखेंगे कि दे डू नॉट फॉलो एनी सोशल डिस्टेंसिंग, कोई मास्क नहीं पहन रहा है। ये नहीं कि वो वैक्सीनेटेड है, हालांकि ये बार बार डॉक्टर कह रहे हैं कि इवन वैक्सीनेटेड लोगों को ये सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क पहनना है। अगर आप ये सब नहीं करेंगे। जी नहीं बोले।
नहीं, मैं ये कह रही थी कि बच्चों के नाम पर जो ये बात बोली जा रही है कि जो थर्ड वेव है वो बच्चों के इर्द गिर्द होगी और बच्चे इसमें बहुत ज्यादा इम्पैक्टेड होंगे, तो ये कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है? आपने कहा कि सिर्फ बच्चे ही नहीं, इसमें नहीं, बुजुर्ग। आई डोंट एग्री दैट ये थर्ड वेव सिर्फ बच्चों के आसपास होगी। ये थर्ड वेव लाइक फर्स्ट सेकंड वेव होगी। सेकंड वेव में कौन प्रेडिक्ट कर पाया था कि कितना ज्यादा होगा और कितनी ज्यादा हमारी यू नो गैप्स निकलेंगे, हमारा जो प्रॉब्लम या हमारी डिमांड है, और या जो हम हेल्थ की डिलीवरी कर पा रहे हैं, या जो आईसीयू सर्विसेज देख पा रहे हैं, ऑक्सीजन। वी नेवर काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड इट, वी नेवर न्यू इट, बट जब हुआ तो हमने फेस किया। श्योर, सरकारों में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम कर सकती है, लेकिन आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि गवर्नमेंट से ज्यादा इट इज द जनता जनार्दन एट लार्ज who has to behave normally। तो उनको बट वो सब चीजें जो समझाई जा रही हैं। डू यू सी द थर्ड वेव एज सम काइंड ऑफ अ वार्निंग बेल फॉर चिल्ड्रन? मैं ये समझना चाह रही हूँ आपसे कि इज इट सम काइंड ऑफ अ वार्निंग बेल फॉर चिल्ड्रन, और पेरेंट्स को इस समय क्या करना चाहिए? नो, रिपीटेडली आई एम टेलिंग यू, ऐसा नहीं है कि थर्ड वेव कुछ बहुत डिफरेंट आने वाली है। ये जो बच्चों का ज्यादा सोच रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं है, उनकी कोई हर्ड इम्यूनिटी नहीं है, और इन्हीं टाइम्स में स्कूल स्टेट्स गवर्नमेंट वगैरह स्कूल्स खोलना चाह रही हैं। तो ये सब जो एक कॉम्बो है उससे लगता है कि बच्चों में प्रॉब्लम ज्यादा तो यानी आएंगी। आप कह रहे हैं कि बच्चों के लिए खतरा बड़ा है? खतरा बड़ा है क्योंकि अनलाइक अदर एज ग्रुप्स हमने बच्चों को अभी तक वैक्सीनेट किया नहीं है, और बच्चों को हमने सिर्फ अपने घरों में छुपा के रखा है, और अब वो बच्चों को हम कह रहे हैं कि स्कूल जाइए। तो इसलिए बच्चों के प्रॉब्लम्स इस बार शायद ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन जो हमारी तैयारियां हैं, जैसे अभी सरकार ने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं थर्ड वेव को निपटने के लिए, लेकिन हर जगह मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि जो हमारी तैयारी पेडियाट्रिक वार्ड्स की होनी चाहिए उस तरह से हमने अभी तैयारियां नहीं की हैं। यू आर देयर इन अ गवर्नमेंट सेटअप, तो अभी यहाँ पर शहरों के अस्पताल हैं, जो गांव के अस्पताल हैं, क्या वाकई में अगर एक ऐसी तीसरी वेव आती है जो कि जिसमें कि बच्चे बहुत भारी संख्या में अगर ग्रसित होते हैं, तो हमारा देश आज रियलिस्टिकली स्पीकिंग कितना तैयार है उस चीज के लिए? आई एग्री विद यू, एंड इसको हम दो तरह से देखते हैं। लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट के अर्बन टर्शरी हॉस्पिटल्स, उनकी पहले बात कर लेते हैं। आई बिलीव दैट पीएमओ डायरेक्शंस ये थे कि 15 अगस्त तक हम सब सारी तैयारियां पूरी कर लें। जो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल 3 दिल्ली में है, मैं दिल्ली की बात कर लेता हूँ पहले। मैं दिल्ली सरकार के अस्पतालों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो 3 मेडिकल कॉलेज उनकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें जो कलावती सरन चिल्ड्रन हॉस्पिटल है उसको एक नोडल हॉस्पिटल बनाया गया था कि दिल्ली में हमको कुछ स्पेशल आईसीयू बेड्स और ये सब इंतजाम करने हैं, ताकि 15 अगस्त तक हम तैयार रहें। अगर ऐसी कोई वेव आती है तो हमें डायरेक्शन दिए गए थे कि आप 100 आईसीयू बेड्स का इंतजाम कर लीजिए और पूरे तैयार रहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर सम टेक्निकल थिंग्स एट द ग्राउंड लेवल, I must say कि there's definitely a delay of let's say about 15 days to 1 month or so। जो यूनॉप्स 100 इंडिया पहले आईसीयू बेड्स जो हमने तैयार होने थे, आप कह रहे हैं जो 15 अगस्त तक, तो वो बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन, वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट, लेकिन वो नहीं हो पाए, राइट? वो होने वाले हैं, मतलब जो हो जाने चाहिए थे 15 अगस्त को, मेरे ख्याल हम लोग शायद 15 सितंबर तक या 30 सितंबर तक शायद कर पाएंगे। क्योंकि अभी भी हालांकि जब हमारे जो पिछले ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर थे, हर्षवर्धन जी ने हमें बुलाया था और बोला था, एक फ्राइडे को मीटिंग हुई थी कि 2 दिन में ही आप सारे इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट बना लीजिए, जो आपको चाहिए बताइए, हम संडे को भी अपना दफ्तर खोलेंगे, सारे डॉक्टर्स को बुला के आपकी स्पेसिफिकेशंस वेट कर लेंगे और सब कुछ इमीडिएटली कर लिया जाएगा। और यूनॉप्स इंडिया भी जापान से 50 करोड़ रुपए की एक ग्रांट की बात कर रहे थे। तो वो सब जैसे ही थोड़ा मिनिस्ट्री चेंज हुआ, सब कुछ थोड़ा सा ढीला पड़ गया, एंड यूनॉप्स प्रोबेबली उतने जिस श्योरिटी से उस दिन कह रहे थे नहीं कर पाए। तो मतलब अब गवर्नमेंट इज having a second look in our demand that we had
मेड विद इन दोस 2 days। और अब वो इक्विपमेंट वगैरह को दोबारा से हम रीलुक कर रहे हैं और उनको जब आप खरीदने की इक्विपमेंट्स कोशिश की करेंगे बात कर रहे हैं अगर डॉक्टर सरीन, तो ये क्या इक्विपमेंट्स हैं जो पीडियाट्रिक वार्ड्स में यूज होंगे, जो आईसीयू यूनिट्स जो बच्चों के लिए बनाई जाएंगी वहां पर इस्तेमाल करने के लिए, ये कौन से इक्विपमेंट्स हैं? देखिए, आइडियली कलावती सरन या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, इस तरह के जो टर्शरी सेंटर्स हैं, आइडियली कोई भी डिपार्टमेंट हो उसमें आपको एटलीस्ट 40% जो बेड्स होते हैं उसको आईसीयू बेड रखना चाहिए, क्योंकि यू आर द बेस्ट, यू हैव टू गिव ट्रीटमेंट टू द सिकेस्ट ऑफ ऑल, यू नो, हु आर रेफर्ड टू यू। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। मतलब अभी जैसे हमारा अस्पताल में 395 बेड्स हैं, तो हमारे पास 20 बेड का आईसीयू है और कुछ और वेंटिलेटर होंगे 8-10 और एक्स्ट्रा अगर हम डाल सकें। लेकिन दैट इज नॉट, आइडली स्पीकिंग मैं बोल रहा हूँ कि 400 बेड का अगर अस्पताल हो तो हमको कम से कम 160 बेड पे आईसीयू हो। मतलब दिस इज द स्टेटस दैट शुड बी द एपेक्स टर्शियरी इंस्टीट्यूशन, बट इट डजंट हैपन लाइक दैट। तो बट उसमें जब क्या है कि आप अगर ये कह रहे हैं कि अर्बन जो टर्शरी सेंटर्स हैं, अगर वहां पर चीजें अभी भी डिलेड हैं, वहां पर भी चीजें स्ट्रीमलाइन नहीं हैं और वो डेडलाइन नहीं मीट कर पा रही हैं, तो जो छोटे शहर हैं, जो गांव है, उनकी हालत क्या होगी? और अगर बच्चे इस भारी संख्या में ग्रसित होते हैं, तो क्या जो वाकई में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उस बर्डन को वो सह पाएगा? नहीं, देयर इज वन थिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड, that the number of patients in the childhood would be the same as in the previous waves। और उनमें से जो एक्चुअली सिक होंगे, जिनको जो हम कहते हैं कि मल्टीपल ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम होगा, वो बहुत गिनती के होंगे। तो हर छोटे शहर में उस तरह का सिस्टम क्रिएट करना और उस तरह की फैसिलिटीज क्रिएट करना प्रोबेबली नॉट पॉसिबल। बट आप, जैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के अस्पतालों में इतने सारे आईसीयू बेड होने चाहिए, बट श्योरली कुछ एपेक्स इंस्टीट्यूशंस में इतने सारे बेड्स होने चाहिए जो ये सिकेस्ट ऑफ ऑल जो दाखिल होंगे उनको हम इलाज कर सकें। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो सिकेस्ट ऑफ ऑल है उनका जल्दी से आइडेंटिफिकेशन हो, उनका ट्रांसपोर्ट और ट्रांसफर एम्बुलेंसेज वगैरह एक्सेट्रा हो, ताकि वो ले आके हमको कलावती तक पहुंचा दें मरीज। जैसे एक गाजियाबाद का है या एक मोदी नगर का पेशेंट है, उसको जल्दी से आइडेंटिफाई किया जाए कि ये मल्टीपल ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम में जा रहा है, इसको कलावती सरन पहुंचाना है। सेकेंड वेव जैसा नहीं होना चाहिए ना। देखिए, जब दिल्ली के बेड भर गए और कुछ एडल्ट लुधियाना ढूंढ रहे थे अस्पताल, तो एम्बुलेंस ड्राइवर्स ने 1,32,000 रुपया एक ट्रिप का लिया, जो नॉर्मली 3-4 हजार में होना चाहिए था ट्रिप। तो वो सब जो पिछली वेव में हमने सीखा है जो गलत हुआ है, नहीं, बट डॉक्टर वो सरीन, दोबारा आप रिपीट तो नहीं होना चाहिए। डॉक्टर सरीन, आप सिस्टम में अंदर हैं, यू आर एक्चुअली सीइंग व्हाट इज हैपनिंग, यू आर एक्चुअली सीइंग द वे थिंग्स आर बीइंग प्लान्ड, एंड यू योरसेल्फ आर सेइंग दैट थिंग्स हैव गॉट delayed because of whatever reasons, maybe technical or administrative, whatever, we are not getting into that, but the point is that if we have got delayed, तो सरकार ये कैसे कह रही है कि वो तैयार है, which means that the government is not prepared, simple. No, let me tell you this thing, that not that I'm speaking for any political party, but PMO office is very, very keen and very closely watching that these facilities should be created। मतलब हम लोग की हर दूसरे दिन तीसरे दिन मीटिंग्स होती हैं और हमसे पूछा जाता है कि ये कब आप तैयार कर लेंगे। And I believe the systems will fall in action and the apex hospitals will definitely be in a position to handle। अभी वैसे जुलाई से बात करते थे, लेकिन अब सुनने में आए कि बाय से सितंबर एंड और बाय अक्टूबर एंड सच ए वेव वुड कम। तो मुझे लगता है कि जिस तरह का प्रेशर है और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत जोर लगा के बता रहे हैं कि हमको करना ही है, तो हमें एटलीस्ट टर्शियरी हॉस्पिटल्स में एपेक्स में वो सब फैसिलिटीज क्रिएट कर लेंगे और उसके लिए हमें इक्विपमेंट भी मिल जाएगा, एचआर भी मिल जाएगा। नहीं, but the PMO asking every day that what is happening and actionable agenda, उसमें बहुत डिफरेंस है। चीजें उस स्पेस पर नहीं हो पा रही हैं जिस तरीके से, भले ही पीएमओ का इंटेंशन ठीक हो और वो चाहते हो कि जल्द से जल्द चीजें सुनिश्चित की जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजंस। तो क्या अगर उस तरीके की डिमांड आएगी तो हम कैसे अश्योर करेंगे कि जो सेकेंड वेव का एक्सपीरियंस था वो रेप्लिकेट नहीं होगा थर्ड वेव में?
No, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री इज वेरी वेरी कीन एंड स्टेट गवर्नमेंट, जहां तक मैं दिल्ली का जानता हूँ, बाकियों का मैं कह नहीं सकता हूँ, सेकेंड वेव के कारण दिल्ली गवर्नमेंट ने भी अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग काफी करी है. दे हैव नॉट डिसमेंटल्ड द जो इन्होंने दो बड़े अस्पतालों के बाहर टेंट लगा के भी फैसिलिटीज क्रिएट की, उनको डिसमेंटल नहीं किया, वो जान रहे थे कि शायद थर्ड वेव आ जाएगी. So to some extent, I believe in metros, we are probably quite prepared to handle the third wave as it's coming. But when you talk about rural areas और वो सब का, तो उसका ना अभी के लिए बात करना will be out of context. I think वो जो rural areas में हम जिस तरह की मेडिकल फैसिलिटीज क्रिएट करना चाहते थे पिछले 75 सालों में, वो हम नहीं कर पाए हैं. उसके बहुत सारे कारण रहे हैं. गवर्नमेंट ने कुछ करने की कोशिश करी है, इवन सिविल अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजेस में कन्वर्ट किया है, एमबीबीएस सीट्स बढ़ाई हैं, पीजी सीट्स बढ़ाई हैं. अब कुछ चीजों से मैं सरकार से इत्तेफाक भी नहीं करता हूँ, बिकॉज क्वांटिटी बढ़ाते जाइए और क्वालिटी नहीं बढ़ाएं. और कुछ ऐसे मेरे आइडियाज हैं विच नोबडी हैज एवर एक्सेप्टेड, बट आई टेंड टू बिलीव कि आप अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अस्पताल बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि लोग एमबीबीएस करें, एमडी करें, एमएस करें, और उसके बाद उनमें से कई सारे फॉर रीजंस विच आर वेरी क्रेडिबल, आई एम नॉट सेइंग दैट, लोग बाहर चले जाएं, ब्रेन डेड हो जाए, आप मतलब 20,000 डॉक्टर और बना रहे हैं, आप 40,000 और स्पेशलिस्ट बना रहे हैं, बट उनमें से कई सारे बाहर भाग गए, तो फिर वो सब जो ऑगमेंट करी हमने फैसिलिटी, उसका फायदा क्या है? तो मेरा अपना मानना है, ये आपका एक माध्यम है, मैं यूज कर रहा हूँ ये कह के कि अगर ऐसे सिविल अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है, तो आप ये कहिए कि दिस क्वालिफिकेशन विल बी डोमिसाइल बेस्ड, कि अगर आपने एक फला डिस्ट्रिक्ट में एमबीबीएस और पीजी किया है, तो आपको इस डिस्ट्रिक्ट में ही रजिस्ट्रेशन मिलेगा 5 साल काम करने के लिए. आप ना उस डिस्ट्रिक्ट से मेट्रो में जाके काम कर पाएंगे, ना आप उस डिस्ट्रिक्ट से उठ के अब्रॉड चले जाएंगे. आई होप some government, some minister, some bureaucrat is listening me. It's a very very sensible kind of suggestion that I'm making, so as people should stick around at least at the district center level. अभी आप देखिए कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में पीडियाट्रिशियन पोस्ट खाली पड़ी हैं. 4 तरह के सब्जेक्ट्स के लिए तो स्पेशलिस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट ने आज से नहीं, बहुत सालों से, बहुत डिकेड से पोस्ट कर रखे हैं. बट अगर वो कितनी पीडियाट्रिशियंस की कमी है? जो अगर आप कहें तो पीडियाट्रिक वार्ड्स में नर्सेज हैं, अटेंडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं. Are we fully equipped in terms of manpower? That's my simple question to you, Dr. Sareen, that are we equipped as far as the manpower is concerned to attend to the people who are going to fall sick, especially the children? Okay. So, being a government officer, working for the government, I still would say कि जो norms हैं, जैसे नर्सेस के नॉर्म्स हैं, नर्सेस के आईसीयू में नॉर्म्स हैं, वो प्रोबेबली किसी भी अस्पताल में फॉलो नहीं किए जा सकते हैं. I mean, this is the amount of people and the amount of workload that we supposed to have. उस हिसाब से हमने ना पर्सनल बनाए हैं इतने, ना उतनी जॉब वैकेंसीज क्रिएट करी हैं. ये तो हम हमेशा से कहते आ रहे हैं. You mean to say that a single person is overburdened, right? एक नर्स के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन डाला जा रहा है. नहीं, तो हम तो कब से कहते आ रहे हैं ना कि सरकार हेल्थ के ऊपर उतना जीडीपी नहीं खर्च करता जितना उसको करना चाहिए. नहीं, वो तो एक जेनेरिक क्वेश्चन हो गया. आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, डॉक्टर सरीन. एवरीबॉडी नोज अबाउट दैट, बट द पॉइंट इज दैट पीडियाट्रिक वार्ड्स को रेडी करने के लिए अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स ने, महाराष्ट्र ने भी अपने पीडियाट्रिक वार्ड्स को रेडी किया था, और अभी नहीं बल्कि उन्होंने गर्मियों में ही करना शुरू कर दिया था. दैट वी आर प्रिपेयरिंग द पीडियाट्रिक वार्ड्स फॉर द थर्ड वेव. दे वर फियरिंग कि बच्चे उसमें ग्रसित होंगे. तो हमारी जो पीडियाट्रिक वार्ड्स की जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ डॉक्टर्स, इन टर्म्स ऑफ नर्सेज, are we fully equipped? That's my simple question. Okay, so I will answer this way, that when we were asked to make this 100-bedded facility in Kalavati, Saran, तो हमने स्पेस, इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हमने एचआर भी मांगा, और हमने कहा कि हमें इतने डॉक्टर्स और चाहिए, इतने नर्सेज और चाहिए, इतने और क्लास ग्रुप सी लोग चाहिए जो उनको मदद करेंगे, और इतने हम लोग डाटा ऑपरेटर्स चाहिए, मतलब सिस्टम क्रिएट करना है. और अभी जो कुछ दिन पहले हमारी मीटिंग हुई थी मिनिस्ट्री में, उसमें ये बड़ा क्लियर समझा गया कि
हमने कहा कि ये जो आप हमें दे रहे हैं और हमको लगता है कि शायद आप हमें कॉन्ट्रेक्चुअली देंगे कुछ देर के लिए, वो ऐसा ना करें, क्योंकि बेसिक फैसिलिटीज जो हमें चाहिए एज रिगार्ड एचआर वो वैसे ही कम है। तो जो भी आप अभी करें उनको जल्दी से कोई भी प्रोसीजर अपनाएं, यूपीएससी से जाएं, जैसे भी करें, वो So you अपॉइंट mean to करें और say, उन पोस्ट को वापस मत लें। are you तो ये hinting अगर at the कोविड वेव fact? रहे या चली जाए, Are you hinting at the fact कि सरकार एक टेम्पररी अरेंजमेंट अभी भी करना चाह रही है, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो, वी हैव रिकमेंडेड कि ये कोविड का पता नहीं है, ये अब चला जाएगा, ये पेंडेमिक ही रहेगा। और कोविड को छोड़िए, वी आर ओवरस्ट्रेच्ड एज सच इन मोस्ट ऑफ द एपेक्स हॉस्पिटल्स, सो वी नीड मोर एचआर व्हिच शुड स्टे इवन आफ्टर द कोविड गोज। और हमको वो परमानेंटली लोग और दीजिए जो कि हमारा हाथ बटाएं और हमारा काम करें। The bottom line is कि you asked for the doctors, you asked for the human resources, but so far you don't have them. But they will give us that the promise that they've made. वो तो प्रॉमिस है डॉक्टर सरीन, वो तो एश्योरेंस किया है आपको सरकार ने कि वो देंगे, लेकिन वो कब देंगे, क्योंकि तीसरी वेव बिल्कुल सिर पर है। और ऑलरेडी जो ये डेट हमें दी गई है अकॉर्डिंग टू देयर ओन रिपोर्ट व्हिच सेज दैट द थर्ड वेव इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 15 जुलाई टू अक्टूबर 13। सो इफ दैट इज द डेट वी आर लुकिंग एट, तो उस पीरियड में जिस तरीके की तैयारी होनी चाहिए वार्ड्स के अंदर इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, फ्रॉम व्हाट आई एम गैदरिंग फ्रॉम व्हाट यू आर टेलिंग मी, तो इसका मतलब तैयारी उस तरीके से नहीं है। You accept this fact? Neelu ji, you represent very responsible media, and I personally believe कि ये जो लोकतंत्र का एक बहुत important part होता है media, that should keep the pressure on, so that the governments would have to kind of provide what we need. You see, आप देखिए second wave में हमने डॉक्टर गवाए हैं बहुत सारे, and in spite of whatever state government or central government has said, not many have got the compensations of the people who died and all that. Leave that aside, but majority of the doctors, why they were working in the wards, with all that fear they could also get infected, they may infect their families, their parents, their children, क्योंकि हमारे को वो जज्बा है। ये एक ऐसा प्रोफेशन है, जितना मर्जी उसको बदनाम करिए वो अलग बात है, लेकिन majority of us would still work, we would for the last patient that I have in my ward. तो वो जज्बे के साथ, और ये गवर्नमेंट काफी रिस्पॉन्सिव है, इन लोगों ने कितने सारे एम्स स्टेट चलाने पड़े। मैं मानता हूँ, इवन द आउटगोइंग मिनिस्टर हर्षवर्धन जी ने कहा कि हमारी मंशा तो थी कि 21 स्टेट्स हैं, तो 21 स्टेट्स में एम्स बन जाते 2-4 साल में, नहीं बना। लैंड एलोकेशन जो ग्राउंड लेवल रियलिटीज इस कंट्री में है वो है नहीं। डॉक्टर सरीन, आपने मंशा की बात कही कि डॉक्टर हर्षवर्धन की मंशा ये थी, बट पॉइंट ये है कि मंशा और एक्शंस में बहुत फर्क होता है। इंटेंशंस हमारे बहुत अच्छे हो सकते हैं, हम तो चाहते हैं कि बिल्कुल सातवां आसमान लाकर खड़ा कर दें हम अपने सारे हॉस्पिटल्स में, लेकिन अगर लोगों को अभी भी तीसरी वेव में अगर बच्चों को बेड्स नहीं मिल रहे हैं, पेडियाट्रिक वार्ड्स में उनके पास डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेज नहीं है, तो फिर उस इंटेंशन का कोई मतलब नहीं है। और सरकार की इंटेंशंस लग रहे। मैं काफी बड़े अस्पताल का मेडिकल डायरेक्टर रहा हूँ, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन बहुत काम किया, क्वालिफिकेशंस इन एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो आई वाज ट्रेन्ड इन एफएमएस दिल्ली, आईएम अहमदाबाद एटसेट्रा। मुझे कहाँ लगता है कि ये सब जो इश्यूज है ना, इसमें थोड़ा कोऑर्डिनेशन का गड़बड़ रहता है, एंड आई थिंक पीएमओ हैज रियलाइज्ड दैट एंड दे आर इवन मेकिंग ए कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री। तो ये कोऑर्डिनेशन हर लेवल What I'm surprised, Dr. Sareen, is that even after the bad experience of the second wave, मुझे लग रहा है कि सरकार ने अपने सबक नहीं सीखे हैं। जो हालात आप मुझे बता रहे हैं कि वार्ड्स में तैयारियां नहीं है, सिर्फ इंटेंशंस हैं, पीएमओ के इंटेंशंस है, सारी स्टेट गवर्नमेंट्स के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, बट जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अभी भी डॉक्टर्स नहीं है, तो उस इंटेंशन का हम क्या करेंगे, कैसे डील करेंगे? अगर थर्ड वेव बिल्कुल सेकेंड वेव की पोटेंसी पर अगर आती है, तो कैसे देश उससे निपटेगा, या आप जैसे डॉक्टर्स उससे कैसे निपटेंगे? मेरा मानना है that PM means business and things people will have to pull their socks and stuff, I mean get going. And I agree with you. I completely agree with you when you say that PM means business, but there is a huge difference between the intentions and the actions. The actions are not same. I would partially agree with you.
I can actually tell you that this present Prime Minister, he's one guy who probably would monitor everything personally, and I'm very sure that things would move on much faster, and everybody, casual attitude will not be tolerated. Maybe some heads will also roll, and things will be brought in order at the earliest possible. अब ये एक और जो बड़ा सवाल हमेशा रहता है, I don't know, it's a contentious issue, and whether being a government officer I should be talking about it here or not, I'm not too sure. But I must tell you this, that कि ये जो हॉस्पिटल हैं ये डॉक्टर चलाएं या ब्यूरोक्रेट चलाएं, I'm talking about the administration part, ये थोड़ा सा हमेशा confusing रहा है. ये तो एक हाँ, especially, Dr. Sareen, I think we leave this to some other day, for a discussion. But my point of concern today is only about children, how they will be impacted, और उन पर जो अगर असर पड़ेगा भी तो क्या हम कितने तैयार हैं. तो बेसिकली आपने तैयारियों के बारे में बताया, तो आपने जो चीजें बताई हैं उसके हिसाब से मुझे नहीं लग रहा कि तैयारी उस हिसाब से हुई है जैसे प्लान किया जाना चाहिए था. बट मैं बहुत होपफुल हूँ, मुझे लगता है things will move fast. और दूसरा जो IAP है, Indian Academy of Pediatrics, which is about 20,000 members, they have already vouched that they are out to help in children's vaccination. They are out to give their expert, even जो प्राइवेट में काम कर रहे हैं उन लोगों ने कहा है कि ऐसे मुश्किल वक्त में हम अपनी सर्विसेज किसी भी अस्पताल को सरकार चाहेगी. अच्छा, अगर मैं 2 लाइन में अगर आपसे पूछूं डॉक्टर सरीन, बस I'm just going to end the interview in 2 minutes now. I just want to ask you कि अगर आपको आज मैं बोलूं कि प्रधानमंत्री के पास अगर आपको एक लिस्ट देनी हो कि मिस्टर पीएम ये चीजों की मुझे तुरंत जरूरत है और वो हमारे अस्पताल में नहीं है, अगर थर्ड वेव आ जाती है और बच्चे अगर इम्पैक्टेड होते हैं, तो वो क्या चीजें होंगी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट्स, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. 3-4 चीजें बताइए जो इस समय अस्पताल में नहीं है, सो दैट ये इंटरव्यू जो भी देखे उसको कम से कम ये पता हो कि इस समय इन चीजों की कमी है. Infrastructures like buildings cannot be created in a day, but sure, every hospital should vacate 1 or 2 wards so as to create ICUs for COVID infected children if they come. That's okay. Number one. When it comes to equipments, basically हमको ऑक्सीजन स्टॉक पाइल करना है, हमको वेंटिलेटर्स चाहिए, हमको मॉनिटर्स चाहिए, और कुछ लाइफ थ्रेटनिंग जो भी हमें मेडिसिन चाहिए होती है उनकी ट्रीटमेंट के लिए, वो सब चाहिए. तो ये चीजें अभी नहीं है आप कह रहे हो? नहीं है, बट उनको ऑगमेंट करने की बहुत शक्ति है. No, but what you mean to say is that they are not enough. They are there, but they are not enough. They are not enough, and yes, they are not enough, but we must procure them within next 2 weeks and put them in order. और अगर नहीं खरीदते, और अगर सरकार ये चीजें नहीं खरीदती, तो then things might again go out of hand. That's what you're intending to tell me? देखिए, अब सेकेंड वेव में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सभी ने कह दिया कि ऑक्सीजन की कभी डिमांड हुई नहीं, डेफिसिट हुआ नहीं. बट मैं और आप जानते हैं, और उसके बारे में मैं बहुत खुल के नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय. लेकिन मतलब वी हैव टू बी ट्रू टू आवरसेल्व्स. आई मीन, वो इक्विपमेंट चाहिए ही है. अगर मेरे पास आज की तारीख में 20 वेंटिलेटर हैं कलावती सरन अस्पताल में, और मेरे पास कल 100 मरीज आ जाता है जिनको वेंटिलेटर चाहिए, तो 80 वेंटिलेटर मैं कहाँ से लाऊंगा? तो आपको वो सब प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, ताकि वो वेंटिलेटर वो फिर कभी काम आएंगे. ऐसा नहीं है कि 3 महीने के बाद वो जंक यार्ड में जाएंगे, वो काम आएंगे. जैसे मैंने कहा, जो आइडियल सिचुएशन है, एटलीस्ट 10% आईसीयू बेड्स होने चाहिए. आइडियलिस्ट जो एपेक्स हॉस्पिटल में 40% आईसीयू बेड होने चाहिए. तो हमको आईसीयू ऑगमेंट करना है. अभी आप इक्विपमेंट खरीदेंगे, वो हमेशा काम आएंगे, 10 साल चलेंगे. एचआर की मैंने जैसे बात बताई कि एचआर चाहे डॉक्टर्स हो या नर्सेज हो, वी आर ऑलरेडी ओवर स्ट्रेच. तो अगर आप हमें एचआर देंगे और अच्छे से यूपीएससी जो भी परमानेंट लेवल पे दे देंगे, वो एचआर भी हम खपा लेंगे और अच्छा यूज करेंगे. तो अभी जैसे मैंने कहा कि वी डोंट एक्सपेक्ट कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको हॉस्पिटल में एडमिशन देनी पड़ेगी. तो इवन इफ यू ऑगमेंट the apex tertiary hospitals and have a good system of diagnosing at the community level in the rural areas, and ship them by a system of ambulances, etc., immediately when they need their help to this tertiary centers, then we'll be able to save many lives. और ऐसा possible है, impossible नहीं है.
ओके, तो पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। और आई अप्रिशिएट यू फॉर बीइंग सो कैंडिड, यू आर सिटिंग ऑन अ हॉट सीट, बीइंग इन द गवर्नमेंट सेटअप, और आपने ये सारी चीजें बताई हैं कि जो जो चीजें अस्पतालों को चाहिए अभी प्रोसेस में है चीजें, आपने जो जैसा बताया, और अभी चीजें आनी बाकी हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब सरकार ये कह रही है, उसकी खुद की रिपोर्ट ये बोल रही है कि तीसरी वेव में बच्चों पर काफी असर पड़ सकता है, तो बड़ा सवाल यह है कि फिर इस पर जल्दी एक्शन क्यों नहीं लिया गया, चाहे वो वार्ड्स की तैयारियां हो, चाहे डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी हो, चाहे नर्सेज की हो। आई थैंक यू सो मच प्रोफेसर योगेश सरीन फॉर I joining don't here. think we are too late, but we can't wait any further. We are not too Okay, late, so we are not but too we should late, not. you are saying, but if we can't wait further, so which means we need to act now. और वो Now, now कब and, आएगा and सरकार का? I can tell you that most of the doctors, nurses, systems are probably working day and night to make sure that the third wave does not run the same havoc as the second wave run. And We I all hope wish so. We all hope कि so, बच्चे Professor हमारे Sareem. जो देश का भविष्य है उनमें से एक बच्चा भी हम ना खोएं थर्ड वेव में। Absolutely, absolutely. Thank you so much, Professor Sareen, for joining on सत्य हिंदी। और गूगल प्ले स्टोर पर सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरा इंटरव्यू डॉक्टर योगेश सरीन के साथ आपको कैसा लगा, इसके बारे में फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।